नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है हमारी उस खास पेशकश में जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। जैसा हम इस कार्यक्रम में आपसे बार बार कहते हैं, ख़ासतौर से उन युवा विद्यार्थियों से जो अखिल भारतीय सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा या तमाम और जो सेवाएं हैं उनमें जाने का मन रखते हैं और अक्सर इस पे अटकते हैं कि आखिर उनकी तैयारी हो कैसी। और इसीलिए इस कार्यक्रम में हम उन एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, उन विशेषज्ञों को लेकर आते हैं जिनका न सिर्फ खुद इस क्षेत्र में एक करियर रहा है और उन्होंने खुद इन परीक्षाओं में न सिर्फ वो जैसे कहते हैं जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैठ, जिसने खुद अखिल भारतीय सेवा या प्रशासनिक सेवाओं में उतर कर ये जायज़ा नहीं लिया है कि टेम्परेचर कितना है, वो क्या समझेगा। तो हम ऐसे एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में हमारे साथ आते हैं जिन्होंने न सिर्फ सफलता हासिल की बल्कि वर्तमान में वो विद्यार्थियों को जो इन सेवाओं में जाना चाहते हैं उनको मार्गदर्शन देने का काम पूरी ताकत से कर रहे हैं। आज हमारे साथ फिर एक ऐसे ही एक्सपर्ट हैं जिनसे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। विजय शंकर मिश्रा जी हैं जो लगातार विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं और खुद बहुत अभिरुचि से शिक्षण की जो हमारी परंपरा है बड़ी गौरवमयी, उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत स्वागत करता हूं मिश्रा जी आपका। नमस्कार जी। आज जो हम इस कार्यक्रम में आपसे जानना चाहेंगे वो ये मैं समझना चाहूँगा कि कौन कौन सी वो बहुत सामान्य सी गलतियां हैं, चूक है जो इन परीक्षाओं की तैयारी करते समय एक विद्यार्थी जाने अनजाने में कर जाता है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, कई बार कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से या कई बार कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होने की वजह से। आज की बात की मैं शुरुआत करना चाहूँगा हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और उद्भट विद्वान पंडित अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की बात से। प्रशासनिक सेवा एक सपना है जो आज के विद्यार्थी देखते हैं और कलाम साहब ने एक शब्द कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, ठीक है, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। वाह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुरू करूं कि विद्यार्थी गलत कुछ करता नहीं है। विद्यार्थी अपनी तरफ से कोशिश करता है और पूरी शिद्दत से कोशिश करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या ये होती है कि कई बार उस प्रशासनिक परीक्षा के तरीकों का ज्ञान नहीं होने के कारण या पहली बार या दूसरी बार देख रहा है, कई बार विषय की विशालता को देखते हुए आपने जैसा कहा आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। दूसरा यह भी होता है कि आपने पढ़ लिया है और आपको लगता है कि हम सब जान गए हैं, तो अति आत्मविश्वास भी आ जाता है। तो ये तीनों तरह की गलती विद्यार्थी कर जाता है, यद्यपि वह यह करना चाहता नहीं है। जी, लेकिन उससे ये गलती हो जाती है क्योंकि यदि किसी ने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं तो उसका आत्मविश्वास अलग स्तर का है और वह कभी कभी अति आत्मविश्वास में बदल जाता है जी, जो कि शायद परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना मुफीद नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। एक चीज़ और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं कि लोकल, आपका वातावरण कैसा है पढ़ाई का, एक टेम्परेचर जो पढ़ाई का सेट होता है कि आपके पास एक कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर है, आप उन लोगों के साथ सतत संपर्क में हैं जो आपसे अधिक योग्य हैं, आप ही के समान योग्य हैं या आपसे कम भी हैं। ये तीनों का ही एक सम्मिश्रण बड़ा ज़रूरी भी माना जाता है। आप इससे कितना इत्तेफाक या ना इत्तेफाकी रखते हैं? मैं आपके प्रश्न को इस तरह लेता हूँ जी कि क्या दिल्ली अच्छी जगह है तैयारी करने के लिए, भोपाल अच्छी जगह तैयारी करने के लिए, इंदौर अच्छी जगह है तैयारी करने के लिए या छोटे छोटे केंद्र हैं वहाँ भी तैयारी हो सकती है। क्योंकि दिल्ली में इस तरह के बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे प्रतियोगी हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं और उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। तो क्या दिल्ली बहुत अच्छा केंद्र नहीं है? या फिर उसी की तुलना में अगर हम रखें भोपाल में थोड़ा कम होगा, इंदौर में इससे कहीं ज़्यादा होगा, तो क्या छोटे केंद्र के लिए इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है? मैं इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी के लिए जो कुछ भी आपने पढ़ाई की है, आपने उसी क्षेत्र छोटे केंद्र से पढ़ाई की है और जब आप पढ़ाई पूरी कर लेते हैं उसके बाद आपको बस दो काम करना है, अपना मनोयोग देना है, परिश्रम देना है।
यह दोनों चीज़ के लिए आपको वातावरण से अधिक आपकी अपनी रणनीति महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सही है कि अगर बहुत सारे प्रतिस्पर्धी होंगे तो आपके अंदर एक उत्साह होगा, एक जुनून आ जाएगा। यह होता है, यह होता भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ इसी जुनून या उत्साह से आप इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे जी। आपको कोशिश करनी होगी अपनी तरफ से, और उसके लिए केंद्र उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। मैं बस इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि प्रतिस्पर्धी कितने हैं। यहाँ एक दृष्टिकोण ये हो सकता है, इसके लिए बड़े बड़े केंद्र महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारे प्रतिस्पर्धी हैं, बहुत सारे लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा बहुत लाभ तो मिलता होगा, लेकिन इसका इतना लाभ नहीं मिलता है कि आप परीक्षा में सफल या असफल हो जाए। आखिर दिल्ली वाले भी असफल तो होते ही हैं, निश्चित तौर पर भोपाल इंदौर वाले भी असफल तो होते ही हैं, तो मैं क्यों मान लूं कि सागर वाले ही असफल होंगे। ठीक बात है। तो आप मतलब जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि वातावरण महत्वपूर्ण है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि सफलता का सारा दारोमदार वातावरण पर ही टिका है कि आप कितने मेधावी विद्यार्थियों के साथ या किसी बड़े शहर में जहाँ ज़्यादा बड़ा एक प्लेग्राउंड है खेलने के लिए और बड़े बड़े प्लेयर्स भी आए हुए हैं, वहाँ आप खेलेंगे तो आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर, आपके मनोबल पर, और एक वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से आपने अपने को नियोजित किया। केवल कई बार इसका विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। हाँ। जैसे आप दिल्ली जैसे बड़े केंद्र में गए, हाँ। आपने मेधावी शब्द का प्रयोग किया तो उससे मुझको समझ में आया कि वहाँ अति मेधावी छात्र आपने देखे, उनकी विषय पर पकड़ देखी, आप हतोत्साहित होकर वापस आ गए। अब इतने जानकारों के बीच में मेरी कहाँ जगह बनती है। तो कई बार इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और जो बेसिक चीज़ जो मैंने इस कार्यक्रम के पहले भी जब स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने कहा हमें हिस्ट्री समझने के लिए या स्टार्टअप के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए किन किताबों को रेफ़र करना चाहिए। क्या जैसा एक कॉमन थॉट है कि एनसीईआरटी की बुक्स, आपको अगर इतिहास को समझना है तो एनसीईआरटी की किताबें बेस्ट मानी जाती हैं टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद। और इसी तरह से अगर आप देखें जनरल स्टडी के लिए तो आप क्या करें, क्या अखबार सबसे अच्छा या समाचार माध्यम सबसे अच्छा स्रोत है अगर आप जनरल स्टडी में अच्छा करना चाहते हैं? आपके प्रश्न में एक पंक्ति और मैं जोड़ दूं, क्योंकि हाँ। विद्यार्थी मुझसे पूछते रहते हैं जी कि किस वर्ग की एनसीईआरटी किताब से पढ़ें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11 कहाँ से शुरू करें अगर हम शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी पुस्तक लेखन बड़े बड़े शोधार्थियों द्वारा किया गया है। उन्होंने उस विषय पर उनकी मौलिक पकड़ है और उनको यह भी पता है कि इन बच्चों को, इसका नाम ही है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो काफ़ी रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बाद वह पुस्तक इस तरह से लिखी गई है कि उसे कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको उसमें आनंद भी आएगा और वह विषय में घुस जाएगा, विषय प्रवेश के लिए। इसलिए एनसीईआरटी किताबों का तो अपना महत्व है ही। कई बार ऐसा होता है, कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न भी रहा है मेरे सामने कि एनसीईआरटी से सभी प्रश्न नहीं आते। परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी से इतर पुस्तकों से भी आते हैं, तो एनसीईआरटी पर भरोसा करना कितना उचित होगा। एनसीईआरटी आपको विषय प्रवेश के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है उससे प्रश्न सीधे सीधे आ भी जाएं, लेकिन यदि प्रश्न सीधे नहीं भी आते हैं तो वह धरातल बना देता है जिस धरातल पर आप अपने विषय की जानकारी को बड़ा कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि किस वर्ग से, तो यहाँ मेरा विचार है कि विज्ञान के छात्र जो होते हैं वह तो अगर 11-12 की पुस्तक से ही शुरू करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है विज्ञान के विषय के लिए। जैसे आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान भी है, भौतिकी भी है, रसायन शास्त्र भी है, गणित भी है, ये सारी चीजें उसमें हैं। तो विज्ञान के छात्र यदि आपको 11-12 के वर्ग से शुरू करते हैं तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पहले ही इसके टर्मिनोलॉजी को समझा हुआ होता है। यदि उसमें वह बातें आती भी हैं तो उनको समझ में पता है कि ये है और उसको आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन यदि शुरू से अंत तक सिर्फ आर्ट्स के छात्र रहे हैं तो उनको विज्ञान की तैयारी के लिए थोड़े नीचे स्तर से शुरू करना चाहिए। जी, 6वीं से 6 तो नहीं, 8th 9th 10th से शुरू करना चाहिए। और जहाँ तक इतिहास, संविधान, राजनीति विज्ञान, भूगोल इत्यादि का प्रश्न है
तो उसके लिए आप आराम से 11-12 से शुरू करें, क्योंकि पुस्तक लिखी ही कुछ इस तरह से गई है कि उसमें सारा रिकैप कर देते हैं, सादा रिकैप कर दिए। जो स्कूली स्तर की जानकारी होती है उसका भी उसमें काफ़ी समावेश होता है, तो आपको आराम से समझ में आ जाता है। जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जनरल स्टडीज का तो सीधा होता है कि आकाश के नीचे जो कुछ भी है सब जनरल स्टडीज है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जी। आपने एक और शब्द कहा था, अखबार पढ़ना। जी। अखबार पढ़ने का बड़ा महत्व है। इसके 3 कारण हैं। पहला तो आप समाचारों से बिल्कुल आपकी जानकारी अद्यतन रहती है, अपडेट रहते हैं आप। अब इतने सारे मेडल हिंदुस्तान ने जीते हैं बर्मिंघम में, आप रोज अखबार पढ़ रहे हैं तो बाद में उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः नाम आपको याद होगा। अगर आपने कॉमनवेल्थ गेम्स टीवी पर भी देखा है, समाचार कहीं से भी आपने इकट्ठा किया है अगर, तो आपके लिए ये सहज हो जाता है। एक दूसरा, अखबार में संपादकीय लिखे होते हैं जो बड़े बड़े विद्वान लिखते हैं और उनकी विषय पर जबरदस्त पकड़ होती है। उन संपादकीय के माध्यम से आपको किसी प्रस्तुतिकरण में, किसी भी विषय की प्रस्तुतिकरण में काफ़ी सहायता मिलती है। आप तो जर्नलिस्ट है, आपको पता है कि जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में किसी चीज़ को पेश करना अपने आप में एक खूबी होती है। बिल्कुल ठीक बात। और ये प्रस्तुतिकरण जब आप मुख्य परीक्षा लिखते हैं, जैसे परीक्षा 2 भाग में है, एक में आपकी स्मरण शक्ति और तार्किक शक्ति पर की परीक्षा होती है, कितना कुछ याद है और कितना कुछ तर्क करके आप उसको सही उत्तर की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरी परीक्षा है मुख्य परीक्षा, वहाँ आपको तर्क संगत होना है, विषय की जानकारी है, और इन दोनों से महत्वपूर्ण है प्रस्तुति। तो प्रस्तुति के लिए अखबार पढ़ना अति अनिवार्य है। लैंग्वेज आपकी क्राफ्टी हो, इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे आगे बढ़कर जब आप इंटरव्यू के मोर्चे पर जाते हैं तो एडिटोरियल, चाहे वो किसी अखबार का हो या किसी भी मीडियम का, एक कोई ऐसा कार्यक्रम हो, टेलीविज़न में भी ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिन्हें आप एडिटोरियल कह सकते हैं, तो इनसे आप पॉलिसी की अच्छाइयाँ और उनकी चुनौतियाँ और भविष्य में ये जाकर कैसे सेटल होंगी, इनके बारे में जो राय मिलती है, वो इंटरव्यू में अगर कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आपके विचार क्या हैं, तो आप उस पर अपने विचार को गुनने बुनने के बाद जो प्रस्तुति देते हैं वो काफ़ी मददगार आपकी साबित इसमें हो सकती है। घर में का जो एटमॉस्फेयर है मिश्रा जी, निश्चित तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चों से बात हुई मेरी, तो वो इतने संवेदनशील थे कि वो कहते हैं कि पिताजी को मेरी कोचिंग के लिए पैसे देने में कठिनाई हो रही है। ये चीज़ मुझे बहुत पीड़ा में डालती है। मैं देखता हूँ कि उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, ख़ासतौर से वो लोग जो आउट स्टेशंस में या मेट्रोज़ में जाकर कोचिंग कर रहे हैं। तो घर का एटमॉस्फेयर भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के लिए अगर कुछ खर्च किया जा रहा है, जहाँ बहुत ही हैंड टू माउथ या बहुत चुनौती है, वहाँ तो छिपाना असंभव है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन जहाँ इन चीज़ों पर कहीं कुछ ऐसी चीज़ की जा सकती है कि बच्चा बहके भी नहीं, लेकिन उसको ये बताना भी लाजमी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इसलिए नतीजा निकाल कर ज़रूर लाना। अभी की आप परीक्षा फल देखें, यूट्यूब पर भी बहुत सारी जानकारियाँ आती हैं कि बहुत छोटे स्तर के किसी के पिता बस ड्राइवर है या बहुत छोटा काम करते हैं, उनके बच्चों ने भी सफलता हासिल की है। घर के वातावरण का एक प्रभाव ये पड़ता है कि आप बचपन से ही आप एक लक्ष्य पाल लेने में घर का वातावरण आपको सहायक होता है जी। यदि आप घर के अंदर आपके 2-4 पहले से प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो एक स्वतः आपके अंदर इच्छा होती है कि मुझे भी उसी दिशा में जाना है और आप बढ़ चलते हैं। लेकिन यदि घर के वातावरण में इस तरह की कमी हो, जहाँ तक आपने कहा कि पैसे की कमी है जिसके चलते वह कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, पुस्तक नहीं जुटा सकते हैं, या इस तरह की कोई भी जो कमी है, इसके लिए सरकार ने तो काफ़ी इंतजामात किए हुए हैं। सरकार ने मुफ्त कोचिंग रखा हुआ है। अगर कोई मेधा दिखाना, किसी को अपना लगता है कि उसके पास मेधा है, उसके अंदर प्रतिस्पर्धात्मक गुण है, वह इसको कर सकता है, तो उसके लिए सरकार की ओर से व्यवस्थाएं हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज है, सार्वजनिक पुस्तकालय, जहाँ बिना किसी पैसे के आपको पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं। फिर कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। मैंने सुना है कि कहीं किसी लाइब्रेरी में ही एक मुफ्त कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, वहाँ जाके आप अपना आनंद ले सकते हैं, अपने बात पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं।
तो घर के वातावरण का जहाँ तक सवाल है, उसका एक मैं जरूर कहूँगा कि यह लक्ष्य निर्धारण में जरूर सहायक होता है, लेकिन लक्ष्य संधान में सहायक तो आप ही हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो तो आप ही को करना है। लक्ष्य का जो संधान है, यानी अपने लक्ष्य पर जो निशाना साधना है, आपको अपने टारगेट को एम करके सक्सेस को हासिल करना है, वो तो सिर्फ आप ही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, हालांकि अब जिस दौर में हम ये बात कर रहे हैं तो वो ई लाइब्रेरीज़ में बदल चुका है वो समय, और अब किंडर और तमाम तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, और अब बच्चे अपने कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को ही लाइब्रेरी की तरह ट्रीट करते हैं। कई सारी पुस्तकें उसमें PDF फाइल्स में होती हैं, लेकिन फिर भी वो फिजिकल लाइब्रेरी की प्रेजेंस जिसमें हमारी पीढ़ी भी रही है कि हज़ारों किताबों के बीच बैठकर पढ़ना और शांति से और देखना कि शहर के प्रोफेसर साहब भी हैं, सीनियर IAS भी बैठे हैं वहाँ, कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, कंटेम्प्रेरी हमारे साथी भी हैं। कितना आप महसूस करते हैं लाइब्रेरी कल्चर और ई लाइब्रेरी कल्चर, दोनों को कैसे देखते हैं आप? व्यक्तिगत तौर पर मैं बताऊं, मुझको मैं ई लाइब्रेरी से उतना अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता हूं। छोटे छोटे अक्षर है, पढ़ते पढ़ते एक उम्र भी हो गई है, आंख पर चश्मा भी लगा हुआ है, तो नेचुरली उसका कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। जो कंसंट्रेशन लेवल आप फिजिकल लाइब्रेरी में होता है, क्योंकि वहां आप और कोई काम करने नहीं गए हैं, सिर्फ पढ़ने गए हैं। आपने एक पुस्तक उठाई और यह जानते हुए उठाई है कि दोबारा मुझको कब उपलब्ध होगी, तो आप चाहेंगे कि अधिकाधिक इसको पढ़ लिया जाए उसी दौर में, उसी पहली यात्रा में ही। ई लाइब्रेरी बहुत अच्छी बात है, सबके पास उपलब्ध है, सुलभ है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जाने आने की लागत भी नहीं है, पुस्तक खरीदना भी नहीं है, लेकिन उस पर आपका कंसंट्रेशन एक मुश्किल काम जरूर होता है। प्लस आप एक ऐसी जगह पर ई लाइब्रेरी खोल के बैठे हैं जहाँ 2 मिनट के बाद आपको कोई आवाज़ देगा और आपका क्रम टूट जाएगा, आपकी तंद्रा भंग हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है तो ई लाइब्रेरी तो एक सक्षम उपाय है ही, लेकिन यदि फिजिकली लाइब्रेरी में जाके पढ़ा जाए तो उसका कंसंट्रेशन लेवल निश्चित तौर पर ई लाइब्रेरी की तुलना में ज़्यादा होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन ने दोनों चीज़ों को करीब से देखा है। पहले फिजिकल लाइब्रेरी और बाद में करीब जब हम कॉलेज से निकल चुके थे उसके 10 साल बाद हमने देखा कि ई लाइब्रेरीज़ भी बहुत ताकत से सामने है। लेकिन ये कुछ अंतर वैसा ही है कि जैसे आप सिनेमा घर में फ़िल्म देखते हैं और अपने ड्राइंग रूम में फ़िल्म देखते हैं, तो एक बड़ा अंतर रहता है कि आप जब चाहे जब फ़िल्म को पॉज कर देते हैं, और इसी बीच फ़ोन भी आ जाते हैं और आप बाहर भी चले जाते हैं, कोई आवाज़ आती है तो उठ के देखने भी लगते हैं। ई लाइब्रेरी के साथ भी ये सारे व्यवधान उपस्थित हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं, क्योंकि आप वहाँ के लिए कुछ आपने छोड़ा नहीं है। लाइब्रेरी के लिए आप कुछ मील का सफ़र करके तय करके पहुँचते हैं एक जगह जहाँ लोग बहुत अनुशासित ढंग से पढ़ रहे हैं, तो वातावरण का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप देखते हैं कि चारों तरफ लोग सर झुकाकर अपनी टेबल पर बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से पढ़ रहे हैं। ये वैसा ही है कि स्टेडियम में एक्सरसाइज करना या किसी जिम में जाकर कई सारे लोगों के साथ एक्सरसाइज करना और घर में करना। घर में कहीं आप सोचते हैं आज इतना ही कर लेते हैं, पुशअप बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई कोच मौजूद होता है तो वो आपको रियायत नहीं देता है। कंक्लूड करूंगा मैं मिश्रा जी इस सवाल के साथ कि ये भी प्रश्न लोगों के मन में बहुत होता है कि वो जैसे जैसे इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन की बात आपने की, तो कंसंट्रेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि सन्यासी हुआ जाए, मोबाइल छोड़ दिया जाए, टेलीविज़न बिल्कुल न देखा जाए, शरीर की जो साज सज्जा के लिए आप थोड़ा सा आकर्षण रखते हैं या बहुत सा रखते हैं उसको भी छोड़ दिया जाए? क्या ये सब बिना इसके सफलता संभव नहीं? मेरे एक शिक्षक ने मुझको बताया था, किसी विषय में कंसंट्रेशन से या किसी भी जानकारी हासिल करने का उन्होंने मूल मंत्र बताया था। अगर आपके पास आप इंक्विजिटिव होंगे, उत्सुक होंगे कोई चीज़ जानने के लिए, तो एक्विजिटिव भी हो जाएंगे, वाह, उसको आप प्राप्त भी कर लेंगे। तो सबसे पहले उत्सुकता आपको बनानी पड़ेगी कि मैं यह जानने में कितना उत्सुक हूँ। एक अच्छी फिल्म का रिव्यू आपके पास आता है, आपको लगता है पता नहीं इस फिल्म में क्या है, चलो देखते हैं, और आप उसको देखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो कंसंट्रेशन का भी यही मूल मंत्र है कि आपके अंदर किसी चीज़ को जानने की कितनी उत्सुकता है, कितनी उत्सुकता है आपके भीतर। अब फराडे साहब ने कैसे बिजली बना दिया, दिमाग में अगर यह प्रश्न आपके हॉन्ट करता हो कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया, क्या समझ लिया कि बिजली बना दी,
तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने की चिंता लग जाएगी। और जब आप पढ़ेंगे उसमें कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन उस उत्सुकता से ही उस ज्ञान की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। यही है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो कोई सन्यासी या तपोवन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर उत्सुकता को बढ़ाना ही, कोई भी काम, जिसे हम कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उत्सुकता ही लक्ष्य संधान करने की या टारगेट को अचीव करने की सबसे बड़ी संजीवनी या मेडिसिन है। अगर ये आपके भीतर आ गई तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी उत्सुकता ही आपको आपके लक्ष्य तक, टारगेट तक ले जाएगी। बहुत धन्यवाद करता हूँ मिश्रा जी, बड़ा आनंद आया। एक बड़ी सहज और फ्लो में ये चर्चा रही आपसे। फिर हम आगे आपके साथ बैठेंगे इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते हम आपको छोड़ जा रहे हैं गुजरात के भरूच के कलेक्टर, अखिल भारतीय सेवा के युवा IAS अधिकारी, जो हमें बताएंगे मंत्राज। और उनका सबसे बड़ा कहना ये है कि मार्कशीट आपका भविष्य तय नहीं करती है, क्योंकि खुद इन साहिबान की 10वीं की जो मार्कशीट थी उसमें 3 सब्जेक्ट में, गणित में, साइंस में और अंग्रेज़ी में, इनके 36, 37 और 39 नंबर थे, यानी आउट ऑफ 100 सिर्फ बाउंड्री लाइन पर ये पास हुए थे। और इनके मामा जी ने बहुत दुखी होकर कहा था कि तेरा क्या होगा रे। लेकिन अगर आप अपने टारगेट को अचीव करके चलते हैं तो वो सब कुछ संभव है, जो शायद आपकी मार्कशीट में बहुत अर्ली डेज में आपको नज़र नहीं आता है। अब एक हाईली अनलाइकली कैंडिडेट कि जो एसएससी में 35 मार्क्स इंग्लिश में लेके बैठा है, मैथ्स में 36 लेके बैठा है, उसने एसएससी से लेके अपनी ये प्रीलिम तक कभी मैथ्स नहीं किया है उसके बाद, फिर भी सीसेट हो गया। तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रेंड्स। एक है कि उसके बाद का जर्नी बड़ा लंबा होता है, जो मार्कशीट से ना डोंट डिसाइड योर फ्यूचर। देखते रहिए ये कार्यक्रम, और आपके कुछ सुझाव हों तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये वक्त आपसे इजाज़त लेने का है। नमस्कार।